शुगर के पेशेंट अरविंद की भूख जब सहन के बाहर होने लगी और वे आवाज़ देकर बोलने ही जा रहे थे कि सुषमा ने आंखें तरेरी। कुछ संकोच है कि नहीं आपको? बेटी के घर आए हो और भूख भूख कर रहे हो, जरा रुक नहीं सकते? ये आपका अपना घर नहीं है, बेटी के ससुराल आए हैं हम, समझे? अरे तो क्या हो गया? क्या बेटी के घर में भूख नहीं लग सकती? भूख तो भूख है, कहीं भी लग सकती है। अरविंद ने जोर से ठहाका लगाया। तुम भी ना सुषमा, कुछ भी सोचती हो। ये हमारी बेटी का घर है, किसी गैर का नहीं। ये सुनकर सुषमा बड़बड़ाते हुए कहने लगी कि इसलिए वह यहाँ आना नहीं चाहती है, मगर काजल है कि समझती ही नहीं। जाने क्या सोचते होंगे काजल के ससुराल वाले। अब क्या सोचने बैठ गई? यही तुम्हारी बड़ी बेकार आदत है। किसी भी बात को सोचते सोचते पता नहीं उसे कहाँ से कहाँ ले जाती हो। ऐसा कुछ नहीं है सुषमा, कोई कुछ नहीं सोचता। अरविंद बोल ही रहे थे तभी खाने की प्लेट लिए काजल ने कमरे में प्रवेश किया। सॉरी पापा, वो मम्मी जी पापा जी को खाना खिला रही थी। आप लोगों को भी भूख लगी होगी, आप खा लो। मम्मी, आप भी पापा के साथ बैठ जाओ, मैं तब तक और फुलके लेकर आती हूँ, कहकर हड़बड़ाई सी काजल फिर किचन में भागी। लेकिन सुषमा कहने लगी कि बेकार में बेटी परेशान हो रही है। क्या वे लोग कहीं बाहर नहीं खा सकते थे? कितने तो होटल हैं शहर में। जाने क्या सोचते होंगे इसके ससुराल वाले कि जब देखो इसके माँ बाप यहाँ आ जाते हैं। अरे मम्मी, कैसी बातें कर रही हो आप? क्या मेरा घर आप लोगों का घर नहीं है? मेरे रहते आप लोग किसी होटल में खाने जाओगे, अच्छा लगेगा क्या? कोई कुछ नहीं सोचता। प्लीज़ आप ज़्यादा मत सोचो। प्लेट में गरम फुलके डालती हुई काजल बोली। हाँ, मैं भी यही समझा रहा हूँ तुम्हारी माँ को, पर इन्हें है कि शर्म बहुत आती है। अरे भाई, ये रिश्तेदार हैं हमारे, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। वैसे बेटा, कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी, मज़ा आ गया। डकार लेते हुए अरविंद बोले तो सुषमा कहने लगी, चलो अब यहाँ से, नहीं तो घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। हाँ हाँ चलो। अपनी पैंट को ऊपर चढ़ाते हुए अरविंद बोले। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। ओके पापा, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा, और मम्मी आप भी। पापा, आप थोड़े अजीब हो, पर आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। अरविंद के दोनों गालों को खींचती हुई काजल बोली तो सुषमा भी हंस पड़ी। बाप बेटी का प्यार देख सुषमा मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। सोचने लगी कि कितना प्यारा रिश्ता है इन दोनों का, एकदम पारदर्शी, कोई दुराव छिपाव नहीं। दोनों राजनीति से लेकर फिल्मों तक कर खुलकर बातें करते हैं और अपना पक्ष भी रखते हैं। और एक उसके ज़माने में पिता से बात करना तो दूर, उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते थे। पापा प्लीज़ आप ज़्यादा मीठा मत खाया करो, चिंता होती है मुझे। देखा ना, डॉक्टर ने भी आपको मीठा खाने से मना किया है। प्लीज़ पापा, वादा करिए मुझसे, आप मिठाई छुएंगे भी नहीं। काजल बोली तो बड़बड़ाते हुए सुषमा कहने लगी कि इन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। मिठाई देखते ही उस पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कभी खाया ना हो। ठीक है, तो फिर मैं भी सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगी गाड़ी चलाते समय, काजल ने डराया। जानती है वह उसके पापा उसे लेकर बहुत फिक्रमंद रहते हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना। ठीक है, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, पर अपनी मम्मी से बोलो वो मुझे ज़्यादा डांटा ना करें, बहुत डांटती हैं मुझे। बच्चा सा मुंह बनाते हुए अरविंद बोले तो काजल को हंसी आ गई। मम्मी, आप भी पापा को मत डांटा करो, और पापा आप भी मम्मी की बात माना करो। एक गार्जियन की तरह अपने माँ पापा को समझाती हुई काजल बोली। 3 महीने बाद फिर से डायबिटीज़ जांच कराकर डॉक्टर से दिखाने यहाँ आ जाना। ज़्यादा देर करोगे तो फिर डॉक्टर से डांट पड़ेगी। काजल को अपने पापा की हमेशा चिंता रहती है कि कहीं उनका शुगर लेवल न बढ़ जाए। इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बावजूद वो डायबिटीज़ के बारे में गूगल पर भी सर्च करती रहती थी। जानती थी कि उसके पापा खाने पीने के मामले में बहुत लापरवाह हैं,
सुषमा के डर से घर में तो नहीं पर बाहर में मिठाई खा ही लेते हैं। कंट्रोल ही नहीं होता उनसे। वैसे एक बात ये भी है कि जिस चीज़ के लिए इंसान को मना किया जाता है उसका मन उसी ओर भागता है। अरविंद के डर से सुषमा फ्रिज लॉक करके रखने लगी थी। बुरा लगता है पर क्या करें। अपने मम्मी पापा को विदा कर काजल मन ही मन मुस्कुराती हुई घर आ ही रही थी कि मनोरमा मामी और अपनी सास की बातें सुन उसके कदम बाहर ही रुक गए। ज़रा भी शर्म लाज है इन्हें, देखो तो ज़रा, जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं यहाँ। ये भी नहीं समझते कि ये उनकी बेटी का ससुराल है। मुंह बिचकाती हुई काजल की सास ललिता देवी बोली थी, मैंने तो पहली बार देखा है दीदी, बेटी के ससुराल में किसी माँ बाप को गबागब खाते हुए। बड़े बेशरम लोग हैं ये तो। एक हम है, बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं, और ये लोग, हाय हाय। जोर का ठहाका लगाती हुई मनोरमा मामी बोली। इस पर ललिता देवी कहने लगी कि हर 3 महीने पर डॉक्टर को दिखाने के बहाने यहाँ पहुँच ही जाते हैं दोनों, और खा पर पी कर ही जाते हैं। मन तो करता है पूछूं कि वहाँ आपके शहर में डॉक्टर नहीं है जो यहाँ दिखाने चले आते हैं, लेकिन बेटी को बुरा ना लगे इसलिए चुप लगा जाती हूँ। दोनों की बातें सुन काजल स्तब्ध रह गई। जिस सास और मामी सास को सुबह उठाकर सबसे पहले चाय बनाकर पिलाती है, उनकी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती है, उनके लिए मनपसंद खाना बनाती है, उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखती है, वही दोनों उसके माँ पापा के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, पता है उसे कि ललिता देवी को उसके माँ पापा का यहाँ आना ज़रा भी पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम बाहर वालों के सामने तो नहीं बोलना चाहिए था उन्हें। जबकि पता है उन्हें कि मनोरमा मामी एक की 4 लगाकर बोलने में माहिर हैं। उन्हें इधर की उधर करने में खूब मज़ा आता है। फिर भी, और ऐसा क्या गलत कर दिया उसके माँ पापा ने जो बाहर वालों के सामने उनकी बुराई लेकर बैठ गई। क्या कोई माँ बाप अपनी बेटी के घर नहीं आ सकता? मन तो किया बोल दे कि जब लड़के के माँ बाप बड़े हक से अपने बेटे के घर रह सकते हैं तो क्या बेटी के माँ बाप आ जा भी नहीं सकते? और किसने बनाए हैं ये रिवाज कि बेटी के घर का माँ बाप पानी भी नहीं पी सकते? अरे शर्म तो लड़के वालों को आनी चाहिए जो दहेज के नाम पर लड़की वालों के सामने अपना हाथ पसारते हैं, बेटे को बेच देते हैं एक तरह से। लेकिन फिर भी अकड़ तो देखो। यही मनोरमा मामी इसलिए अपने बेटे की बारात लौटाने पर अड़ गई थी क्योंकि लड़की वाले गाड़ी नहीं दे पाए थे। उन्होंने कहा था कि शादी के बाद वे किसी तरह से गाड़ी दे देंगे, पर अभी फेरे हो जाने दीजिए, नहीं तो समाज और लोगों के सामने उनकी जग हंसाई हो जाएगी। पर मामी और उसके परिवार वाले नहीं माने और हार कर जाने कहाँ से कैसे कर उन्हें गाड़ी के पैसों का इंतज़ाम करना पड़ा। तब जाकर शादी हो पाई थी। और यही मामी यहाँ बैठकर गाल बजा रही हैं। शर्म तो इन्हें आनी चाहिए, लेकिन वह कुछ ना बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी कि ललिता देवी ने टोका, गए तुम्हारे माँ पापा? अब फिर कब आने वाले हैं? मटर का दाना निकालती हुई ललिता देवी बोली, जी माँ जी गए, अब 3 महीने बाद फिर आएंगे। सास के व्यवहार से काजल को रोना आ गया। काजल के माँ पापा जब भी यहाँ आते कुछ ना कुछ लेकर ही आते, खाली हाथ कभी नहीं आते। लेकिन फिर भी इनकी बोली तो देखो, फिर कब आएंगे? क्या वे यहाँ खाने आते हैं या उनके घर में खाने की कमी है? अरे वे चाहे तो 2-4 को खिलाकर खा सकते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास। वे तो बेटी के मोहवश यहाँ चले आते हैं। वहाँ कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं है क्या बहू, जो तुम्हारे माँ पापा को यहाँ इतनी दूर दिखाने आना पड़ता है? मनोरमा मामी ने तल्खी से पूछा तो काजल तिलमिला उठी। मन तो किया बोल दे कि वहाँ लखनऊ में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, फिर वह यहाँ महीने भर से क्यों पड़ी है, लेकिन चुप लगा गई। बेकार में बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा, और जब अपने घर वाले ही उसे शह दे रही हैं तो बोलेगी ही ना। काजल के तेवर देख दांत निबोड़ते हुए मनोरमा मामी कहने लगी, हाँ नहीं होंगे वहाँ अच्छे डॉक्टर, तभी तो यहाँ दिखाने आना पड़ता है ना बहू?
लेकिन काजल ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और फ्रिज से निकालकर ठंडा पानी गटकने लगी। उसके पापा ने ही समझाया था उसे कि जब दिमाग में ज़्यादा गुस्सा भर जाए तो इंसान को ठंडा पानी पी लेना चाहिए। गुस्सा ठंडा हो जाता है। चाहती तो पलटकर अपनी सास को जवाब दे सकती थी कि उसके मायके वाले यहाँ आकर बड़े हक से रह सकते हैं जब तक मन चाहे, तो उसके मायके वाले क्यों नहीं आ सकते यहाँ? यह घर उसका भी तो उतना ही है जितना ललिता देवी का है। लेकिन एक दिन किसी बात पर ललिता देवी ने ही कहा था, ये तुम्हारे ससुराल है बहू, तुम्हारा मायका नहीं। ये सुनकर काजल की आंखें भर आई थी। वो पूछना चाहती थी कि तब उसका अपना घर कहाँ है। यही तो विडंबना है लड़की के साथ कि उसका अपना कोई घर नहीं होता। मायके में वो पराई अमानत कहलाई जाती है और विवाह के बाद उसी लड़की को ससुराल में पराए घर की लड़की बताया जाता है। बेचारी लड़की किस घर को अपना घर माने, मायके या ससुराल को? अक्सर लोगों को कहते सुना है कि बेटा तू तो पराई है, तुझे बड़े होकर अपने असली घर जाना है, और ससुराल जाकर ये सुनना पड़ता है कि ये हमारे घर की बहू है। ये कोई नहीं कहता कि ये घर मेरी बहू का है। एक लड़की सिर्फ मायके और ससुराल की बनकर रह जाती है। उसका अपना घर कौन सा है, ये वो तलाशते जीवन गुजार देती है। वहाँ अपने मायके में काजल हर काम अपनी मर्जी से करती थी, बिना किसी डर और हिचकिचाहट के। लेकिन ससुराल में तो उसे हर काम अपनी सास से पूछकर करना पड़ता है। मन ना होते हुए भी उसे सारे रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि वह उसका अपना घर नहीं है, ससुराल है। काजल अपने माँ पापा की इकलौती संतान है। उनकी भी जिम्मेदारी काजल की है, लेकिन घर और ऑफिस की जिम्मेदारी इतनी है कि वो उनसे मिलने तक नहीं जा सकती। डॉक्टर से दिखाने के बहाने ही उसके माँ पापा यहाँ आ जाते हैं तो उनसे मिलना हो जाता है। एक दिन राघव ने ही सजेस्ट किया था, वहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं हैं तो क्यों नहीं अरविंद यहाँ दिल्ली में अपना इलाज करवाते हैं। डॉक्टर श्वेतांग डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट है, तो उनसे ही अगर अरविंद का इलाज हो तो बेहतर रहेगा। और तब से वे इसी डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे हैं। इसी बहाने आपस में उनका मिलना भी हो जाता है, तो इसमें बुराई क्या है? खैर, ठंडा पानी पीने के बाद भी काजल का गुस्सा कम नहीं हुआ। आज तेज कदमों से अपने कमरे में जाकर उसने दरवाज़ा भिड़का दिया। मन तो किया खूब रोए, जोर जोर से रोए, मगर यहाँ तो रोना भी गुनाह है। तुरंत कहेंगे ऐसा क्या बोल दिया जो रोने बैठ गई। हाँ, बेटे से मेरी शिकायत करेगी, घर में 2 चूल्हे करवाएगी। यही तो सिखा पढ़ा कर भेजा है इसके माँ बाप ने। यहाँ आकर सब तो पट्टी पढ़ाकर जाते हैं वे लोग। जैसे विषैले शब्द ललिता देवी अपने मुंह से निकालना शुरू कर देगी। और मनोरमा मामी तो है ही आग में घी डालने के लिए, खुद की बहू से तो बनती नहीं उनकी, तो चाहती हैं यहाँ भी सास बहू के झगड़े का मजा ले। मगर काजल उन्हें कोई मौका ही नहीं देती। एक तो वैसे ही काजल के पापा का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, और ये लोग ज़रा सा उनके खाने पर भी आंख गड़ा रहे हैं, जैसे कितना पहाड़ पर्वत खा लिया हो उन्होंने। क्या एक माँ बाप का इतना भी हक नहीं होता कि एक दिन वे अपनी बेटी के घर आकर रह सके? शादी के बाद इतनी पराई हो जाती हैं बेटियाँ। ये सोचकर काजल की आंखें भर आई। याद है जब वह छोटी थी तब उसके पापा उसके लिए नई साइकिल खरीद कर लाए थे। रोज वे उसे पार्क में साइकिल सिखाने के लिए लेकर जाते थे। वे साइकिल पकड़े रहते थे ताकि काजल गिरे तो वे संभाल सके, फिर चुपके से छोड़ भी देते साइकिल के कैरियर को, और काजल इस भ्रम में रहती कि पापा ने पकड़ रखी है साइकिल। पापा के भरोसे के बल पर वह दूर निकल जाती थी साइकिल चलाते चलाते, लेकिन जब पलटकर देखती और पापा नहीं होते तो वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती कि आकर अरविंद दोनों हाथों से साइकिल थाम लेते थे। कहती, बेटा तुम खूब तेज दौड़ो, जब गिरने लगोगी तो मैं थाम लूँगा तुम्हें। उनका अपना तो कुछ था ही नहीं। उनकी पूरी दुनिया तो काजल के आसपास ही होती थी। काजल हंसती तो उसके पापा हंसते, काजल रोती तो वे उदास हो जाते थे। हर बच्चे की तरह उसने भी जिद की होगी, गलतियाँ की होगी,
पर कभी उसके पापा ने उस पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि प्यार से जिंदगी की सीख दी, संस्कार दिए अपनी बेटी को। याद नहीं कि कभी उसके पापा ने तेज आवाज में बात भी की हो उससे। हाँ, सुषमा थोड़ी सख्त जरूर थी, पर पता है सो जाने के बाद वो अपनी लाडली बेटी को जी भरकर प्यार करती थी। अपने माँ पापा की जान थी वह, और आज भी काजल ही उनके लिए सब कुछ है। बचपन में काजल के माँ पापा ने उसकी हर जिद मानी। याद है एक बार काजल ने स्कूल की फीस जमा करने की जिद पकड़ ली थी। कहने लगी कि उसके सारे दोस्त खुद से स्कूल में फीस जमा करते हैं तो वह भी करेगी। हार कर अरविंद को उसके हाथ में पैसे देने पड़े थे, लेकिन कई बार समझाया कि देखना, पैसे गिरे कहीं नहीं, तुम्हारे बैग से पैसे कोई निकाल ना ले। लेकिन काजल ने दोस्त के बहकावे में आकर उन पैसों से सबको चाट पकौड़ी व आइसक्रीम खिला दिया था। घर आकर सुषमा ने उसे खूब डांट पड़ी थी, लेकिन अरविंद ने उसे प्यार से समझाया था कि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, इन्हें यूं खर्च नहीं किए जाते। वह सीख आज भी वह नहीं भूली है। काजल के पापा बैंक में क्लर्क थे। बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं थी उनकी। इतने कम पैसों में बड़ी मुश्किल से उनको घर चल पाता था। उस पर से शादी लायक बहन और बीमार बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी भी उन पर ही थी। अरविंद के 2 बड़े भाई भी थे और दोनों अच्छी पोस्ट पर थे, पर उन्होंने अपने माँ बाप और जवान बहन की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था। याद है उसे तभी उसके घर में एक छोटा सा टीवी हुआ करता था। अपने दोस्तों के घर बड़ा टीवी देख काजल ने भी जिद पकड़ ली थी कि उसे भी वैसा ही टीवी चाहिए। सुषमा ने बहुत समझाया कि अभी वे बड़ा टीवी नहीं खरीद सकते हैं, खर्चे बहुत हैं घर में, बुआ की शादी भी करानी है, मगर जिद्दी काजल कहाँ कुछ सुनने वाली थी। तब कहाँ से कैसे पैसे जुटाकर अरविंद बड़ा टीवी खरीद लाए थे, ये बोलकर कि पैसे तो बाद में बहुत आ जाएंगे, मगर ये बात हमेशा उन्हें खलेगी कि अपनी बेटी की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर पाए थे। अरविंद तो बस अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखकर ही जीते आए थे। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे अरविंद के ओहदे बढ़ते गए और जिम्मेदारियां कम होती गई, लेकिन बाप बेटी का प्यार दिनों दिन और प्रगाढ़ होता गया। अरविंद के लिए तो वही खुशी की बात होती जब काजल खुश होती थी। काजल की पढ़ाई पूरी होने के बाद यही दिल्ली के ही एक मैनेजमेंट कॉलेज में काजल ने एडमिशन ले लिया था, जहां पहली बार राघव से उसकी मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकात दोस्ती में और फिर प्यार में तब्दील हो गई। एक दिन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। अरविंद और सुषमा को इस शादी से कोई ऐतराज ना था। अपनी बेटी के लिए राघव उन्हें हर तरह से सही लगा था, लेकिन राघव के परिवार वालों को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर ना था। ललिता देवी को सांवली सलोनी काजल जरा भी पसंद ना आई थी। वह तो अपने बेटे के लिए गोरी नारी बहू लाना चाहती थी। चलो ये भी ठीक है, मगर ललिता देवी का कहना था कि काजल अपने माँ बाप की अकेली बेटी है, इसलिए अपने माँ बाप की जिम्मेदारी भी उसी की होगी, और वो नहीं चाहेगी कि शादी के बाद भी बहू मायका मायका करती रहे। तो क्या हो गया माँ, मैं भी तो आपका इकलौता बेटा हूँ, तो क्या शादी के बाद मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लूँगा? बोलो ना। राघव ने कहा था, तुम्हारी बात अलग है बेटा। काजल एक लड़की है। शादी के बाद एक लड़की का अपने ससुराल और पति के प्रति कुछ फर्ज और जिम्मेदारियां होती हैं जो निभाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ मुझे तो डर है कि कहीं शादी के बाद वो तुम्हें ही घर जमाई न बना दे और हम कुछ ना कर पाए। दरअसल ललिता देवी को ये डर था कि कहीं उसका बेटा अपने ससुराल का होकर ना रह जाए। अगर वे मेरी कुछ शर्तें मानने को तैयार हैं तो मुझे भी इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। राघव ने जब ललिता देवी की शर्तें काजल के सामने रखी थी तब काजल भड़क उठी थी। ये क्या बात हो गई? नहीं, वो ऐसा हरगिज नहीं करेगी। दरअसल ललिता देवी चाहती थी कि शादी के बाद काजल अपने माँ बाप से ज़्यादा मेल जोल ना रखे और न ही बार बार मायके जाए। जाना भी हो तो एक दिन से ज़्यादा ना रहे वहाँ, और सबसे बड़ी बात, ससुराल के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी ईमानदारी से निभाए। वाह क्या बात है,
तुम्हारी माँ ने तो एक जज की तरह फैसला सुना दिया, लेकिन मैं उनके इस फैसले को मानने से इनकार करती हूँ। गुस्से में फनफनाती हुई काजल बोलकर वहां से जाने ही लगी कि राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह बोली, क्या तुम भी यही चाहते हो? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ मान लेने में क्या हर्ज है? तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ मान जाओ ना, राघव ने रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि अभी मैं उनकी बात मान जाऊं, लेकिन क्यों? जब मुझे उनकी बात मंजूरी नहीं है तो? नहीं राघव, झूठ की बुनियाद पर मैं रिश्ते नहीं बनाना चाहती। शादी में सिर्फ लड़के लड़की का ही मिलना नहीं होता, बल्कि दो परिवार भी आपस में मिलते हैं, जिसे रिश्तेदारी कहते हैं। और तुम चाहते हो हम एक झूठ से इस रिश्ते की शुरुआत करें? लेकिन राघव का कहना था कि सिर्फ कह देने से क्या चला जाएगा उसका। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े थे और यही जिद उनकी लड़ाई की वजह बन गई। गुस्से में राघव ने यहाँ तक बोल दिया कि शायद उनका प्यार ही झूठा है और अब ये रिश्ता ख़त्म ही समझो। ठीक है, मुझे भी इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, कहकर काजल भी वहाँ से चलती बनी। एक छोटी सी बात पर उनके बीच महीनों तक बात बंद रही। काजल ने राघव का अपने फ़ोन से नंबर भी डिलीट कर दिया था, लेकिन राघव काजल को भुला ही नहीं पा रहा था। काजल की जुदाई के दुख में वह शराब पीने लगा था। काजल की दोस्त स्नेहा से उसे यह बात पता चली कि राघव अब अपने मम्मी पापा के घर में नहीं रहता। उसके अपने परिवार वालों से झगड़े चल रहे हैं। काजल, वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। नहीं भुला पाया है वो तुम्हें, स्नेहा बोली थी। आज भी उसके हाथ पर तेरे नाम का टैटू है और उसके जॉइंट अकाउंट में आज भी तेरा ही नाम है। तो अब और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें उसके प्यार का? हाँ ठीक है, तभी उसकी बातें गलत लगी तुम्हें, लेकिन एक बार उसकी जगह पर रहकर सोच, तू क्या करती वहाँ पर। माफ़ कर दे उसे अब, नहीं तो शराब पी पी कर मर जाएगा वह। स्नेहा की बात सुनकर वह दौड़ी गई थी। राघव की दशा देखकर वह रो पड़ी थी। सबके सामने घुटने पर बैठकर उसने गुलाब का फूल देते हुए काजल को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसे काजल ने झट से स्वीकार कर लिया था। उस वक्त ललिता देवी कसमसा कर रह गई थी। सिर्फ अपने बेटे की खातिर वो कुछ बोल नहीं पाई थी, लेकिन अंदर से काजल के लिए उसके मन में प्रेम नहीं नफरत जागी थी। शादी के बाद काजल ने अपनी तरफ से ललिता देवी या घर के किसी भी सदस्य को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, बल्कि वो अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी, नौकरी करते हुए भी। लेकिन एक बेटी की जिम्मेदारी निभाना वो नहीं भूली थी। लेकिन ललिता देवी को फिर भी काजल से कोई ना कोई शिकायत रहती ही थी। ललिता देवी को अरविंद और सुषमा का अपने घर आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बेटा फिर उससे दूर ना चला जाए इसलिए कुछ कहती नहीं थी, लेकिन अकेले में जो मन से बोलकर अपनी भड़ास जरूर निकाल लेती थी। अरविंद के मजाकिया स्वभाव को वो बदतमीजी बताती तो सुषमा को बेशरम औरत कहकर संबोधित करती थी। अरविंद और सुषमा के आने पर जब काजल अपने माँ पापा की खातिरदारी में लग जाती, तब ललिता देवी का खून खौल उठता था। कुछ ना कुछ बोलकर वह काजल का मन छोटा कर ही देती थी। किचन में जाकर वो अपने माँ पापा के लिए एक कप चाय भी बनाने लगती तो कैसे ललिता देवी कहने लगती थी, बहू चाय पत्ती कम डाला करो, बहुत महंगाई बढ़ गई है, दूध के दाम भी देखो कितने बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वही खुद चाय पीती हो तो बहू ज़रा चाय पत्ती लगा कर देना और पानी कम डालना चाय में। कितनी सेल्फिश है ये औरत, ये सोचकर काजल का मन कड़वा हो जाता। पिछली बार जब डॉक्टर से दिखाने यहाँ आए थे तो डॉक्टर ने अरविंद को आलू शक्कर मीठा खाने से परहेज करने को कहा। तब काजल ने आलू हटाकर अरविंद की थाली में सहजन ज़्यादा परोस दिया था। तब कैसे ललिता देवी ने सबसे नज़रें बचाकर उनकी थाली से सारे सहजन निकालकर आलू भर दिया था। सब देखा था काजल ने, पर कुछ बोल नहीं पाई थी। ऐसा कितनी बार हुआ है जब ललिता देवी ने ऐसा किया था। घर गृहस्थी की छोटी छोटी बातें बताकर वो राघव को परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ बेटे के बीच झगड़ा करवाकर
वो दोषी नहीं बनना चाहती थी और इसी बात का ललिता देवी फ़ायदा उठाती थी। यही लोग जब उसके मायके जाते हैं तो कैसे सुषमा और अरविंद उनके स्वागत में जुट जाते हैं। उनके लिए तरह तरह के पकवान तैयार होने लगते हैं कि बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं और एक ये लोग हैं। ये सब सोचकर काजल का मन कुपित हो उठता। जानती है राघव ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे तो अरविंद और सुषमा को अपने माँ पापा जैसा ही मान सम्मान देते हैं, लेकिन ललिता देवी अपने बेटे को जोरू का गुलाम समझती हैं। लेकिन इस बात से राघव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राघव अपनी माँ के अक्खड़ व्यवहार से अच्छी तरह से परिचित है। कभी कभी तो इतनी चिढ़ होती है उसे कि मन करता है कि ये घर छोड़कर कहीं और रहने चला जाए। काजल ही है जो राघव के गुस्से को दबाकर रखती है। दिवाली के त्योहार पर सबके लिए नए कपड़े और उपहार का सामान खरीदते समय काजल ने अपने माँ पापा के लिए नए कपड़े खरीद लिए थे। सेम वैसी ही साड़ी उसने सुषमा के लिए भी खरीदी जैसी ललिता देवी के लिए। लेकिन ये बात ललिता देवी की आंखों में चुभ गई। घुमाकर साड़ी फेंकती हुई बोली थी कि उसे ये साड़ी नहीं चाहिए क्योंकि उसका ओहदा सुषमा से बड़ा है। गुस्से से राघव ने आगे बढ़कर बोलना चाहा, लेकिन काजल ने उसका हाथ पकड़कर आंखों से इशारा किया कि प्लीज़ जाने दो। कई बार झूठे आंसू बहाती हुई ललिता देवी ने काजल के प्रति राघव को भड़काना चाहा, मगर राघव खूब समझता है अपनी माँ को कि वो कैसी हैं। काजल ही है जो उसे बर्दाश्त कर रही है, वरना कोई और लड़की होती ना तो कब का ये घर छोड़कर चली गई होती। कहते हैं बहू खराब होती है, अपने सास ससुर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ उल्टा था। मम्मी पापा गए? बाहर से आते ही राघव ने पूछा। अपने सास ससुर को वो मम्मी पापा ही बोलता है। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है? ठीक है सब, काजल ने जवाब दिया और राघव के लिए चाय बनाने चली गई। चाय पीते हुए ही राघव उसे देखे जा रहा था और सोच रहा था कि ज़रूर कोई बात हुई है आज। जूठे कप उठाकर वो किचन में जाने ही लगी कि राघव ने उसे अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। वह भी आज अपने पति के सीने से लगकर खूब रो लेना चाहती थी। कहना चाहती थी कि आज ललिता देवी ने उसके माँ पापा की बहुत इंसल्ट की, वह भी मनोरमा मामी के सामने। लेकिन उसने अपनी नम आँखों को धीरे से साफ किया और ये बोलकर किचन में जाने लगी कि सब ठीक है, वो चिंता ना करे। क्या कहती वह बेचारा तो खुद 8-10 दिन पर घर आता है, तो क्या टेंशन दे उसे। मार्केटिंग जॉब में ज़्यादातर बाहर ही घूमना पड़ता है राघव को। रोज़ की तरह खाना पीना निपटाने के बाद किचन की सफाई करके करीब रात के 11 बजे काजल को बिस्तर नसीब हुआ। वो किताब लेकर पढ़ने ही लगी थी कि उसकी आंखें लग गई और किताब उसके हाथ में ही रह गई। बड़े प्यार से राघव ने उसके हाथ से किताब लेकर टेबल पर रख दी और बड़े गौर से निहारा। आज काजल कुछ ज़्यादा ही थकी थकी लग रही थी। उसने धीरे से उसे कंबल उठाया और उसकी बगल में लेट गया। हमेशा की तरह सुबह उठकर सबसे पहले काजल ने ललिता देवी और मनोरमा मामी को चाय बनाकर दी। फिर नाश्ता खाना की तैयारी में जुट गई। रोज़ वो ऑफिस जाने से पहले दोपहर के खाने के लिए दाल सब्जी बनाकर जाती थी। फिर काम वाली बाई सुशीला आकर रोटी या चावल जिसको जो चाहिए गर्मा गर्म बनाकर परोस देती थी। इसके लिए वह उसे एक्स्ट्रा पैसे देती थी। सुशीला भले ही गरीब काम वाली थी, पर उसके आचार विचार बहुत उच्च थे। ललिता देवी से घर का कोई काम नहीं होता था। उसके हाथ पांव नहीं, सिर्फ जबान ही चलती थी ज़्यादा। शाम को ऑफिस से आकर कपड़े ना बदल कर पहले काजल किचन में चली जाती थी, क्योंकि उसके सास ससुर को रात के 8 बजे तक खाना मिल जाना चाहिए। बाकी के लोगों को जैसे जैसे भूख लगती, या तो वे निकाल कर खुद ही खा लेते या काजल को आवाज़ लगा देते थे। सास ससुर को खिलाने पिलाने के बाद वो फ्रेश होकर आराम से जो मन होता है करती है। काजल की आदत है रात को बिना पढ़े नहीं सोती, चाहे कितनी भी रात हो जाए। 1-2 पन्ने पढ़कर ही सोती है। उसकी अलमारी में पत्रिकाओं के अलावा अच्छे अच्छे लेखकों के नॉवेल्स भी भरे पड़े हैं। लेकिन राघव एकदम उसके उलट है। उसे किताब पढ़ना बोरिंग काम लगता है। उसे मोबाइल चलाना बहुत पसंद है।
घंटों वह मोबाइल पर गुजार देता है और इसी बात पर कभी कभी काजल और राघव के बीच झगड़ा भी हो जाता है। पापा, आपको याद है ना, 2 दिनों बाद डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट है। काजल ने याद दिलाई तो अरविंद कहने लगी कि हाँ, और उन्होंने अपना शुगर चेकअप भी करवा लिया है। गुड। तो पापा, आप और मम्मी आज ही यहाँ आ जाओ, इसी बहाने हमें एक दिन ज़्यादा साथ रहने का मौका मिल जाएगा। चहकती हुई काजल बोली तो अरविंद कहने लगी कि हाँ, वे भी यही सोच रहे थे, मगर सुषमा ऐसा नहीं चाहती थी, बल्कि वह तो काजल के ससुराल जाना ही नहीं चाहती थी। मगर बाप बेटी के सामने उसकी कहाँ चलती है भला। देखा ना पापा, इस बार आपका शुगर लेवल कितना कम आया है, एकदम नियंत्रण में है। काजल बोली तो अरविंद कहने लगे कि इस बार उन्होंने मीठा छुआ तक नहीं। हाँ, बस ऐसे ही आप मीठा खाने पर कंट्रोल रखो पापा, देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे मम्मी, आप किस सोच में डूबी हो? पीछे की सीट पर सुषमा को गुमसुम बैठे देखकर काजल ने टोका तो हंसते हुए अरविंद कहने लगी कि उसकी माँ बाहर का नज़ारा देख रही है। लेकिन सुषमा कहने लगी कि इस बार काजल के ससुराल ना जाकर क्यों ना वे लोग किसी होटल में रुक जाए। क्यों होटल में, क्यों मम्मी? जब यहाँ मेरा घर है तो? ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, चिल करो। बोलकर वह हंसी तो अरविंद भी हंस पड़े, मगर सुषमा को हंसी ना आई। मनोरमा मामी वाला कमरा खाली था तो काजल ने सोचा उसी में अरविंद और सुषमा सो जाएंगे, किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। वैसे राघव ने कहा था कि वह जल्दी आने की कोशिश करेगा, सब साथ में डॉक्टर के पास चलेंगे, लेकिन शायद उसे काम से फुर्सत नहीं मिली होगी। ये सोचती हुई काजल ने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। घर पहुंचकर काजल अरविंद और सुषमा के लिए चाय बनाने ही लगी थी कि देखा चाय पत्ती खत्म हो गई है। ओ, चाय पत्ती खत्म हो गई, लेकिन सुबह तो थी। वो मन ही मन भुनभुनाई। अब चाय बनाने के लिए पत्ती तो थी नहीं, इसलिए उसने अरविंद और सुषमा का खाना ही परोस दिया। वैसे भी वे लोग भूखे थे, सोचा चाय बाद में बना देगी। पास में ही एक किराना स्टोर है, फ़ोन कर देने पर कुछ देर में ही वह सामान घर पर भिजवा देता है। काजल किचन के छोटे मोटे सामान वगैरह उसी दुकान से मंगवाती थी। अच्छी सर्विस देता है वो दुकान वाला। अभी वह अपने माँ पापा को खाना देकर कमरे से बाहर निकली ही थी कि ललिता देवी कहने लगी, बहू ऐसा कब तक चलेगा? क्या हुआ माँ जी? काजल ने अचकचाकर पूछा। यही कि हमेशा तुम्हारे माँ बाप यहाँ चले आते हैं। क्या अच्छा लगता है बेटी के घर बार बार आना? अरे हमारे संस्कार में तो बेटी के घर का एक बूंद पानी पीना भी पाप माना जाता है। और ये लोग, क्या ज़रा भी शर्म लाज नहीं है तुम्हारे माँ बाप को? अब तो पड़ोसी भी पूछने लगे हैं। सच कहें तो शर्म तो अब हमें आने लगी है। ललिता देवी की बात सुन काजल अवाक थी। उसे लग रहा था काटो तो खून नहीं। वो सास को चुप कराना चाहती थी कि प्लीज़ चुप हो जाओ, मगर ललिता देवी बोलती ही जा रही थी जो मन में आए। सो अरविंद और सुषमा जो ड्राइंग रूम में बैठे थे, पहला कौर मुंह में डालने ही जा रहे थे कि ललिता देवी की कड़वी बातें सुन उनका हाथ का खाना हाथ में ही रह गया। वे सब सुन रहे थे। माहौल भारी हो गया। काजल की माँ सुषमा के चेहरे पर चोट साफ झलक रही थी और पापा ने तो सिर झुका लिया। कहीं माँ पापा ने सुन तो नहीं लिया, वो भागी उधर। पापा, मम्मी, आप दोनों खा क्यों नहीं रहे? खाइए ना, खाना अच्छा नहीं बना क्या? काजल झेपी। हाँ, वो मम्मी जी पूछ रही थी कि डॉक्टर ने क्या कहा। किसी तरह काजल बात को ढांपना चाहती थी। बस बेटा, बहुत हो गया। हाथ का खाना थाली में झाड़ते हुए सुषमा उठ खड़ी हुई। कहा था तुमसे कि किसी होटल में रुक जाएंगे, पर तुम आखिर क्यों हमारी भी बेइज्जती कराने पर तुली हो? लेकिन सुषमा को अरविंद ने कसकर डपटा। कुछ भी बोले जा रही हो, चुप हो जाओ। नहीं बेटा, कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, और रिश्तेदारी में तो ये सब चलता ही रहता है। हम फिर आएंगे, लेकिन अभी मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया तो जाना पड़ेगा। हाँ मेरा बच्चा। बेटी के कंधे पर हाथ रखते हुए अरविंद बोल तो रहे थे, लेकिन उनकी गीली आंखों में एक बेटी के पिता की बेबसी साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। अपने माँ पापा के गले लगकर काजल सिसक पड़ी। बेटी को छोड़कर जाते हुए सुषमा फूट फूट कर रो पड़ी। सब कुछ ले देकर शादी करने के बाद भी एक बेटी के माँ बाप की कोई औकात नहीं रहती। जब लोग बेटा ना होने का ताना मारते थे
तब अरविंद ये बोलकर लोगों का मुंह बंद कर देते थे कि उसकी एक बेटी 100 बेटों के बराबर होगी। देख लेना, अक्सर अरविंद यह बात दोहराते कि रिटायरमेंट के बाद वे काजल के साथ रहने आ जाएंगे। बोलो बेटा, अपने बूढ़े माँ पापा को साथ रखोगी ना? और मासूम सी काजल कहती, हाँ, वो अपने माँ पापा को हमेशा अपने साथ रखेगी। लेकिन आज अपने उसी माँ पापा की ससुराल में ऐसी बेइज्जती होते देख काजल का रोम रोम कराह उठा। काजल ने नहीं रोका उन्हें जाने से, क्योंकि वह उनकी बेइज्जती और नहीं करवाना चाहती थी। लेकिन अफसोस कि उसके माँ पापा बिना खाए पिए चले गए। अरे, एक जानवर को भी हम रोटी देते समय सहलाते हैं, लेकिन आज ललिता देवी ने तो सारी हदें पार कर दी। देख लिया, जब काजल के माँ पापा चले गए तो ललिता देवी अपनी मित्र मंडली के साथ रोज की तरह सत्संग के लिए निकल गई। पूजा पाठ, हवन कीर्तन और पंडे पुजारियों पर ललिता देवी लाखों रुपए लुटा देती हैं, लेकिन वही किसी गरीब की एक पैसे से मदद की हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? कल उनकी भी बेटी की शादी होगी, तब पता चलेगा उन्हें कि माँ बाप के लिए एक बेटी का मोह क्या होता है। सिसकती हुई काजल सोच ही रही थी कि कॉल बेल बजी। उसे लगा किराने वाला आया होगा सामान लेकर, लेकिन जब सामने राघव को पाया तो उसकी बर्दाश्त की बांध टूट गई और वो राघव के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। राघव तो सब समझ ही गया था, लेकिन फिर भी उसके पूछने पर काजल ने शुरू से अंत तक एक एक बात उसके सामने खोलकर रख दी। सुनकर राघव का खून खौल उठा। सोच लिया उसने, जो हो, पर आज वह ललिता देवी को नहीं छोड़ेगा। फैसला होकर रहेगा। चाहती क्या है वह? लेकिन काजल ने उसे यह कहकर रोक दिया कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसे अब वो करना होगा जो काजल चाहती है। राघव, मुझे इसी शहर में अपना एक घर चाहिए जिसे मैं अपना घर कह सकूं और जहां मेरे मम्मी पापा जब चाहे हक से आकर रह सके। मैं तुम्हें अपने परिवार से दूर नहीं करना चाहती। तुम्हारी मर्जी, तुम जहां रहना चाहो, लेकिन अब मेरा फैसला अटल है। राघव ने कुछ नहीं बोला, लेकिन काजल का फैसला उसे एकदम सही लगा और वो अपनी पत्नी के इस फैसले में उसके साथ है। उस दिन के बाद से काजल के माता पिता ने घर आना बंद कर दिया। फ़ोन पर भी बात करने में झिझकने लगे थे। काजल के लिए ये बेहद दर्दनाक था। काजल की आंखों से आंसू छलक पड़े। राघव, मेरे मम्मी पापा ने क्या गुनाह किया है? बेटी के घर आए तो उनका अपमान कर दिया गया। क्या बेटी की शादी के बाद उसके माँ बाप पराये हो जाते हैं? राघव चुप हो गया। वो भी जानता था कि उसकी माँ की बातें गलत थी, लेकिन उसने झगड़ा टालने के लिए चुप्पी साध ली। धीरे धीरे काजल के दिल में अपनी सास के लिए कड़वाहट जमने लगी। माँ बेटे की बातों में भी दूरी आने लगी। घर का माहौल बदल गया था। 6 महीने बाद एक घटना ने ललिता देवी की आंखें खोल दी। राघव और काजल ने इसी शहर में अपना एक नया घर ले लिया। अब ललिता देवी को हर दिन ये डर सताने लगा कि कहीं राघव और काजल उस घर में रहने ना चले जाएं। उन्हें मन ही मन अपने किए बर्ताव पर बहुत पछतावा हो रहा था। और एक दिन ऐसा आया कि राघव ने यह फैसला कर लिया कि अब वह अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहा है। वो यहाँ भी रहेगा, लेकिन अपने घर में ज़्यादा समय बिताएगा। ये सुनकर ललिता देवी के चेहरे पर जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। उन्हें अपनी गलती याद आ गई। वो दृश्य आंखों के सामने घूमने लगा जब उन्होंने काजल के माँ पापा का अपमान किया था। रात को बिस्तर पर करवटें बदलती हुई वो सोचती रही, अरे काजल भी तो मेरी बेटी जैसी है। जिस घर में उसने शादी की है वो घर उसके मम्मी पापा का भी तो हुआ। मैंने क्यों उन्हें अपमानित किया? मैं कितनी छोटी सोच की हो गई थी। अगले दिन ललिता देवी ने फैसला किया। सुबह सुबह राघव और काजल को बुलाया। काजल बेटी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। काजल चौंक गई। ललिता देवी की आंखों में आंसू थे। बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हारे मम्मी पापा का अपमान करके तुम्हें भी बहुत चोट पहुंचाई। मुझे माफ़ कर दो। काजल अवाक रह गई। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। नहीं बेटी, गलती मेरी थी और सिर्फ तुमसे नहीं,
मैं तुम्हारे मम्मी पापा से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उसने उसी दिन राघव से कहा, चलो बेटा समधियों के घर चलते हैं। जब ललिता देवी काजल के मायके पहुंची तो काजल के मम्मी पापा आश्चर्यचकित थे। ललिता देवी उनके पैरों पर झुक गई। भाई साहब, भाभी जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आपने अपनी बेटी हम पर विश्वास करके सौंपी थी और मैंने आप लोगों को ही ठेस पहुंचाई। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। काजल की माँ सुषमा ने उन्हें उठाया और गले लगा लिया। अरे ललिता जी, ये क्या कह रही हैं आप? हमारा घर घर है, आपका घर घर है, हमारी बेटी आपकी बेटी है। उस दिन सबकी आंखें भीगी, लेकिन दिलों के बीच की सारी दीवारें ढह गई। उस घटना के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब काजल के मम्मी पापा कभी भी आ सकते थे, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के। ललिता देवी और हर बार उनका स्वागत करती। अरे समधी जी, आओ आओ, आज तो आपकी पसंद के पराठे बनाए हैं। काजल की माँ सुषमा हंसते हुए कहती, ललिता जी, अब तो लगता है हमारी एक और बहन बन गई है। अमित राघव के चेहरे पर भी सुकून था। काजल के मन से सारी कड़वाहट खत्म हो गई थी। अब घर में हंसी खुशी, अपनापन और सम्मान का माहौल था। ललिता देवी को अब एहसास हो चुका था कि बहू के मायके वाले भी अपने होते हैं। जैसे बेटा उनका है वैसे बहू भी उनकी है, और उसके माँ बाप का घर भी उनका ही घर है। दोस्तों, रिश्तों को निभाने के लिए अहंकार नहीं, समझ चाहिए। माफ़ी मांगने से रिश्ते छोटे नहीं होते, बल्कि बड़े और मजबूत हो जाते हैं। आज मीरा किचन में भरवा शिमला मिर्च और मसूर की दाल बनाने की तैयारी कर रही थी। भरवा शिमला मिर्च उसके बेटे नमन को बहुत पसंद थी और मसूर की दाल उसकी बहू रितु को बहुत अच्छी लगती थी। इसीलिए रितु के लाख मना करने पर भी वह किचन में आ ही गई। रितु और नमन को अपने एक दोस्त के बेटी की बर्थडे पार्टी में जाना था और उसके लिए तोहफा भी खरीदना था, सो दोनों घर से जल्दी निकल पड़े। जाते जाते रितु बोली, मम्मी जी, आप ज़्यादा काम मत कीजिए, थोड़ा आराम भी कीजिए। मीरा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और उनके जाते ही दरवाज़ा बंद कर दोबारा अपने काम में लग गई। जल्दी ही उसने सब कुछ बना लिया। मसूर दाल में छौंक भर लगाना बाकी था। कुछ थकान महसूस हुई तो उसने चाय बनाने के लिए पानी उबलने रख दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही मीरा ने दरवाज़ा खोला, रितु आंधी की तरह घुसी और सीधे अपने बेडरूम में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मीरा अवाक खड़ी देखती ही रह गई। सिर झुकाए धीमी चाल से चलता नमन भी पीछे पीछे आया। उसका भावविहीन चेहरा, कुछ भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। मीरा पिछले महीने ही तो यहाँ आई थी, लेकिन इस दौरान में ही बेटे बहू के बीच चल रही तनातनी का अंदाज़ा उसे कुछ कुछ हो गया था। फिर भी जब तक बेटा अपने मुंह से कुछ ना बताए, उसका बीच में हस्तक्षेप करना ठीक ना था। जमाने की बदली हवा वह बहुत देख चुकी थी। फिर भी ना जाने क्यों इस समय उसका मन ना माना और वह सोफे पर बैठ सिगरेट फूंक रहे नमन के पास जा बैठी। नमन ने सिगरेट बुझा दी तो मीरा ने पूछा, रितु को क्या हुआ बेटा? कुछ भी नहीं, वह झल्लाकर बोला। कोई नई बात तो नहीं है ना? वह तो मैं देख रही हूँ, इसलिए आज पूछ बैठी। ये रोज रोज की अनबन अच्छी नहीं बेटा। अभी तुम्हारी शादी को समय ही कितना हुआ है। अभी से शादीशुदा जीवन में दरार पड़ जाएगी तो आगे क्या होगा? मीरा बोली। ये सब तो मुझे समझाने के बजाय उसे क्यों नहीं समझाती मम्मी? कहकर नमन उठकर बाहर चला गया। जाते जाते क्रोध में दरवाज़ा भी जोर से ही बंद किया। मीरा परेशान हो उठी कि नमन को क्या होता जा रहा है। बड़ी मुश्किल से तो वे लोग उसकी रुचि के अनुसार लड़की ढूंढ पाए थे। उसने तमाम गुणों की लिस्ट बना दी थी कि लड़की खूबसूरत हो, खूब पढ़ी लिखी हो, घर भी संभाल सके और उसके साथ साथ ऊंची सोसाइटी में उठ बैठ भी सके, फूहड़पन बिल्कुल ना हो। कुछ सोचते हुए मीरा फिर किचन में चली गई। चाय का पानी खौल चुका था। उसने 3 कप में चाय बना ली। बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ से वह समझ गई थी कि रितु मुँह धो रही होगी, सो उसने आवाज़ लगाई, रितु आओ, चाय पी लो। आई मम्मी जी। और रितु मुँह पोंछते पोंछते ही बाहर आ गई।
चाय का कप उसे पकड़ाते मीरा ने उसकी सूजी आंखें देखी तो पूछा, क्या हुआ था बेटी? रितु सोचने लगी। पिछले पूरे 1 महीने से मम्मी जी उसके व नमन के झगड़ों में हमेशा खामोशी रही। कभी कभी रितु को गुस्सा भी आता था कि क्या मम्मी जी को नमन से ये कहना नहीं चाहिए कि इस तरह अपनी पत्नी से झगड़ना सही नहीं? बताओ न बेटी, क्या बात है? मीरा का प्यार भरा स्वर दोबारा कानों में गूंजा तो रितु की आंखें छलछला उठी। वो धीरे से बोली, बात सिर्फ ये है कि इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। ये कैसी बात कर रही हो? मीरा बेचैनी से बोली। पति अपनी पत्नी पर विश्वास ना करे, ये कभी हो सकता है भला? ये आप उनसे क्यों नहीं पूछती, जो भरी पार्टी में किसी दूसरे पुरुष से मुझे बातें करते देखकर ही बौखला उठते हैं और फिर किसी न किसी बहाने से बीच पार्टी से ही मुझे उठाकर ले आते हैं। भले ही मैं आना ना चाहूँ, मैं क्या बच्ची हूँ जो अपना भला बुरा नहीं समझती? मीरा की समझ में बहुत कुछ आ रहा था। तस्वीर का एक रुख साफ हो गया था। अपनी सुंदर पत्नी पर अपना अधिकार जमाए रखने की धुन में पति की अहम से टकरा रहा था। वो प्यार से बोली, अच्छा तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है, मैं नमन को समझाऊंगी। ये कहकर मीरा किचन में चली गई। कुकर का ढक्कन खोल दाल छौंकी तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। तभी नमन भी अंदर आया और बिना किसी से कुछ बोले चाय का कप किचन से उठाकर अंदर कमरे में चला गया। रात को जब तीनों खाना खाने बैठे तब भी नमन का मूड ठीक नहीं था। इधर रितु भी अकड़ी हुई थी। वो डब्बे से रोटी निकालकर अपनी व मीरा की प्लेट में तो रखती, लेकिन नमन के आगे डब्बा ही खिसका देती। एक आध बार तो मीरा चुप रही, फिर बोली, बेटी नमन की प्लेट में भी रोटी निकाल कर रखो। इस पर रितु ने रोटी निकालकर पहले नमन की प्लेट में रखी तो उसका तना हुआ चेहरा कुछ ढीला पड़ा। खाने के बाद मीरा रोज कुछ देर घर के सामने ही टहलती थी। रितु या नमन में से कोई एक उसके साथ हो लेता था। उन दोनों ने उसे यहाँ बुलाया था और दोनों चाहते थे कि जितने दिन मीरा वहाँ रहे उसका पूरा ध्यान रखा जाए। इसीलिए जब मीरा ने बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोला तो पाँव में चप्पल डालकर नमन भी साथ हो लिया। कुछ देर तक मौन चलते रहने के बाद मीरा ने पूछा, रितु को क्या तुम पार्टी से जबरदस्ती जल्दी ले आए थे? मम्मी, अच्छे बुरे लोग सभी जगह होते हैं। रितु जिस आदमी के साथ बातें किए जा रही थी उसके बारे में ऑफिस में किसी की भी राय अच्छी नहीं है। ऑफिस में काम करने वाली हर लड़की उससे कतराती है। अब ऐसे में रितु का इतनी देर तक उसके साथ रहना और ऊपर से वह नालायक भी भाभी जी करता उसके आगे पीछे ही लगा रहा, क्योंकि कोई और लड़की उसे लिफ्ट ही नहीं दे रही। मम्मी, अब आप ही बताओ, मेरे पास और क्या उपाय था सिवाय इसके कि मैं उसे वहाँ से वापस ले आया? उसे खुद भी तो अकल होनी चाहिए कि ऐसे वैसों को ज़्यादा मुंह ना लगाया करे। किसी भी बहाने से वह उसके पास से हट जाती तो भला मैं पार्टी बीच में छोड़कर उसे जल्दी क्यों लाता? नमन के स्वर में कुछ लाचारी थी तो कुछ नाराज़गी। मीरा मन ही मन मुस्कुराई कि सुंदर पत्नी की चाह सभी को होती है, लेकिन कभी कभी सुंदरता भी सिरदर्द बन जाती है। वह बोली, चलो छोड़ो, जाने दो, धीरे धीरे समझ जाएगी। तुम ही थोड़ा सब्र से काम लो। और मीरा घर की ओर पलट पड़ी। मीरा की सारी रात करवटें बदलते बीती। बेटा मानो उसके पति का ही प्रतिरूप बन सामने आ खड़ा हुआ था। अपनी शादी के तुरंत बाद के दिन मीरा की बंद आंखों में किसी चलचित्र की भांति उभर आए। किसी भी पार्टी में जाने पर अपने पति रजनीश का अपनी सुंदर पत्नी के चारों ओर मानो एक घेरा सा डाले रखना उसे भूला ना था। कभी कभी रजनीश के दोस्तों की पत्नियां मीरा को चिढ़ाती तो उसे पति के इस व्यवहार पर गुस्सा भी आता, लेकिन उसके खिलाफ बोलना उसके स्वभाव में ना था, सो चुप रह जाती। युवावस्था के उन मादक मधुर दिनों की यादें मीरा के दिल को झकझोरने लगी। कैसे थे वे मोहक दिन जब ऑफिस से छूटते ही रजनीश इस तरह घर भागते जैसे किसी जेल से छूटे हो। दोस्तों के व्यंग बाणों को वे सिर के ऊपर से ही निकल जाने देते। पहले ऑफिस के बाद लगभग रोज ही चाय की शॉप में दोस्तों के साथ एक प्याला चाय जरूर पीते थे, तब कहीं घर आते थे। लेकिन शादी के बाद तो जैसे ऑफिस का समय ही काटे ना कटता था। शाम के बाद भला रजनीश कहाँ रुकने वाले थे। दोस्तों के हंसने की जरा भी परवाह किए बिना अपनी छोटी सी पुरानी गाड़ी में बैठकर सीधे घर भागते।
लेकिन दोस्त भी कच्चे खिलाड़ी ना थे। कभी कभी दो चार इकट्ठा मिलकर मोर्चा बांध लेते और उनसे पहले ही उनकी गाड़ी के पास आ खड़े होते। तभी कोई कहता, यार बोर हो गए दुकान की चाय पी पी कर, आज तो भाभी जी के हाथ की चाय पीनी है। इससे पहले कि रजनीश हाँ या ना कहे, सबके सब गाड़ी में चढ़कर बैठ जाते। इधर मीरा रोज ही शाम को पति के आने के समय विशेष रूप से बन सवर कर तैयार रहती थी। यह उसकी माँ का दिया मंत्र था कि दिन भर के थके हारे पति की आधी थकान तो पत्नी का मोहक मुस्कुराता चेहरा देखकर ही उतर जाती है। लेकिन जब रजनीश दोस्तों के लिए घर पहुंचता और वे सब उसकी सुंदर सजी धजी पत्नी को भाभी जी कहकर घेर लेते, तो वह अलग थलग कुर्सी पर जा बैठता। दोस्त भी तो कम शरारती न थे, रजनीश के मनोभावों को समझकर भी अनजान बने रहते। उधर मीरा उन सबके सामने बढ़िया सा नाश्ता रखकर कॉफ़ी बनाकर स्नेह से उन्हें खिलाती पिलाती। ये सब देखकर रजनीश और कुड़ जाता। मीरा स्थिति की नजाकत समझती थी और अब वह रजनीश के स्वभाव को अच्छी तरह जान भी चुकी थी, इसलिए वह उसके दोस्तों को जल्दी जल्दी खिला पिला कर विदा करने की कोशिश करती। दोस्तों के जाते ही रजनीश पत्नी पर बरसते, क्या ज़रूरत थी उन सब की इतनी आवभगत करने की? तुम थोड़ा रूखा व्यवहार करोगी तो खुद ही आना छोड़ देंगे, लेकिन तुम तो उनके सामने मक्खन मलाई बन जाती हो। वाहवाही लूटने का शौक जो है। रजनीश की कटी आलोचना सुनकर मीरा की आंखें भर आती, परंतु उसमें गजब का धैर्य था। वह अच्छी तरह जानती थी कि इस स्थिति में वह उसे कुछ भी समझा नहीं पाएगी। वह चुपचाप रात के खाने की तैयारी में लग जाती, रजनीश की मनपसंद चीज़ें बनाती और फिर भोजन निपटने के बाद रात में जब खुश व संतुष्ट पति की बाहों में होती तो उसे समझाने की कोशिश करते हुए पूछती, अच्छा बताओ तो, क्या तुम सचमुच अपने दोस्तों का यहाँ आना पसंद नहीं करते? मैं तो उनकी खातिरदारी सिर्फ इसलिए करती हूँ कि वे ऑफिस में तुम्हारे साथ काम करते हैं, उनके साथ तुम्हारा दिन भर का उठना बैठना होता है, वरना मुझे उनकी खातिरदारी करने की क्या पड़ी है। यदि तुम्हें ही पसंद नहीं है तो फिर अगली बार से उन्हें केवल चाय पिलाकर ही टरका दूंगी। अरे नहीं नहीं, रजनीश और भी कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लेते। ये ठीक नहीं होगा। सच तो यह है कि जब वे सब ऑफिस में तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूँ, दिन भर के इंतज़ार के बाद जब शाम को तुम मुझे मिलती हो तो फिर बीच में कोई अड़ंगा मैं सहन नहीं कर सकता। कैसा अड़ंगा भला? उसके सीने में मुँह छुपाए मीरा मीठे स्वर में कहती, मैं तो हमेशा से ही केवल तुम्हारी हूँ, पूरी तरह तुम्हारी। तुम्हारे इन दोस्तों की बचकानी हरकतें तो मेरे लिए तुम्हारे छोटे भाइयों की कमी पूरी करती है। अक्सर सोचती हूँ कि यदि तुम्हारे छोटे भाई होते तो वे यूं ही भाभी भाभी कहकर मुझे घेरे रहते। यही समझो कि तुम्हारे दोस्तों द्वारा मेरे दिल की यही कमी पूरी होती है। चलो फिर ठीक है, अब बुरा नहीं मानूंगा, भूल जाओ सब। फिर धीरे धीरे रजनीश इस सच को समझते गए कि घर आए मेहमान की उपेक्षा करना ठीक नहीं है और अब मीरा का अपने दोस्तों से बातचीत करना, उनकी खातिरदारी करना उन्हें बुरा नहीं लगता था। बदलते समय के साथ फिर तो बहुत कुछ बदलता गया। दोनों के जीवन में बच्चों के जन्म से लेकर उनकी शादी तक ना जाने कितने उतार चढ़ाव आए, जिन्हें दोनों ने एक साथ झेला। फिर कभी एक पल को भी रजनीश का विश्वास न डगमगाया। मीरा की आंख जब लगी तब शायद सुबह हो चुकी थी, क्योंकि फिर वह सुबह देर तक सोई रही। परंतु उस दिन शनिवार होने के कारण नमन की छुट्टी थी, सो किसी काम की कोई जल्दी ना थी। मुंह धोकर जब मीरा किचन में पहुंची तो रितु चाय बना चुकी थी। उसे देखते ही चिंतित सी बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना मम्मी जी? हाँ वह तो ठीक है, मीरा ने कहा। रात नींद ही बड़ी देर से आई। सादगी से कही उसकी इस बात पर नमन और रितु दोनों ही सोच में डूब गए। वे दोनों जानते थे कि उनके आपसी झगड़ों से मम्मी जी का दिल दुखी हो उठता है और मुंह से कुछ भी न कहकर वे उस दुख को चुपचाप सह लेती हैं। रितु के हाथ से कप लेकर मीरा खामोशी से चाय पीने लगी। नमन पास आकर बैठते हुए बोला, चलो मम्मी तुम्हें कहीं घुमा लाते हैं। कहाँ चलना चाहते हो? मीरा ने हल्के से हंसकर पूछा तो नमन और रितु दोनों के चेहरे चमक उठे। चलो मम्मी, किसी अच्छे पार्क में चलते हैं। रितु थर्मस में चाय डालकर ले लेगी और थोड़े सैंडविच भी बना लेगी। क्यों, ठीक है ना?
हाँ हाँ कहते हुए रितु ने जब नमन की ओर देखा तो उस नज़र में उन दोनों के बीच हुए समझौते की झलक थी। मीरा का चिंतित मन यह देख खुश हो गया। फरवरी की धूप में गार्डन फूलों से लहलहा रहा था। शनिवार की छुट्टी होने के कारण अपने छोटे बच्चों के साथ लेकर आए बहुत से युवा जोड़े वहां घूम रहे थे। मेरठ शहर के छोटे मकानों में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे खुली हवा के लिए तरसते रहते हैं। अब इस समय यहाँ मैदान में बड़ी ही मस्ती से हो हल्ला मचाते एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। बच्चों की इस खुशी का रंग उनके माता पिता के चेहरों पर भी झलक रहा था। मीरा का मन भी यहाँ की रौनक में डूबकर हल्का हो उठा। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि नमन और रितु के बीच कल वाली अनबन खत्म हो गई थी और वे दोनों सहज होकर आपस में बातें कर रहे थे। एक तरफ पेड़ की छाया में साफ जगह देखकर रितु ने चटाई बिछा दी। ठंडी ठंडी हवाओं में फूलों की खुशबू घुली थी। मीरा को यह सब बहुत ही लुभा रहा था। चटाई पर बैठी वह मन ही मन सोच रही थी कि आने वाले दिनों में शायद नमन और रितु भी जब यहाँ आएंगे तो नन्हे हाथ उनकी उंगलियां थामे होंगे। ये सोचकर मीरा का दिल एक सुखद एहसास से भीग उठा। अचानक रितु की आवाज़ से उसकी विचार श्रृंखला टूटी। मम्मी जी, ये चाय ले लीजिए। अचानक नमन बोला। रितु, वह देखो, उधर अमन और छाया बैठे हैं, चलो मिलकर आते हैं। परंतु रितु बोली, तुम हो आओ, मैं यहाँ मम्मी जी के साथ ही बैठूंगी। ठीक है, कहकर नमन उधर चला गया। मीरा ने एक गहरी नज़र रितु पर डाली, जो घुटनों पर सिर रखे चुप बैठी थी। चाय पीकर गिलास नीचे रखते ही मीरा उसके पास खिसक आई और पूछा, तुम गई क्यों नहीं? शायद उसके ऑफिस का कोई दोस्त है। क्या फ़ायदा मम्मी जी, फिर झगड़ा झंझट करेंगे। अब आप ही बताइए, इनके दोस्त मुझसे बात करे तो क्या मैं अशिष्ट बन जाऊं? उनके साथ हंसकर बात करूं तो ये नाराज़, और ना करूं तो वे लोग बुरा मानेंगे। मैं तो बीच में फंस जाती हूँ ना। अब तो मैं इनके साथ इनकी पार्टियों में जाना भी बंद कर दूंगी। घर पर ही ठीक हूँ। रितु थोड़ा तल्खी से बोली। मीरा कुछ देर उसके सुंदर चेहरे को देखती रही, जहाँ एक आहत सी अहम भावना की परछाई थी। फिर कुछ सोचकर समझाते हुए बोली, नमन तुम्हें बहुत चाहता है, इसी से उसमें तुम्हारे प्रति यह भावना है। पति के दिल की इकलौती मालकिन होना तो बड़े गर्व की बात है। वह तो ठीक है। रितु का चेहरा शर्म से लाल हो गया, परंतु जब औरों को देखती हूँ तो लगता है कि उन्हें इस बात की चिंता ही नहीं कि उनकी पत्नियाँ कहाँ किससे बात कर रही हैं। तब तो तुम यह भी देखती होगी कि वही लोग कभी कभी शराब के नशे में डूब उनसे गलत व्यवहार भी करते होंगे। ये सब तो कभी कभी चलता है। इन पार्टियों में सभी तरह के लोग होते हैं। तो फिर अब इस बात को समझो कि तुम्हारे साथ किसी का गलत व्यवहार नमन को कभी सहन ना होगा। शादीशुदा जीवन में पति का अंकुश पत्नी पर और पत्नी का अंकुश पति पर होना बहुत ज़रूरी है। यही एक सफल शादीशुदा जिंदगी का मंत्र है, जहाँ पति पत्नी दोनों एक दूसरे को गलत कामों के लिए टोक सकते हैं, एक दूसरे को सही राह दिखा सकते हैं, परंतु इसके लिए विश्वास की मजबूत नींव जरूरी है, जिसमें एक दूसरे के इस टोकने को गलत ना समझा जाए, बल्कि उसके मूल में छिपी सही विचारधारा को समझा जाए। रितु, इस अधिकार को एक का दूसरे पर शासन मत समझो, बल्कि एक ही दूसरे के प्रति अतिशय प्रेम की अभिव्यक्ति समझो। यदि तुम्हें वह हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता है तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा सम्मान है। पति जिस स्त्री का सम्मान करता है उसका सम्मान सारी दुनिया करती है, इसे हमेशा याद रखना। इतना सब कुछ एक सांस में ही कह चुकने के बाद मीरा खामोश हो गई। उसकी बातें बड़े गौर से सुनती रितु के सामने शादीशुदा जीवन का एक नया ही रहस्य खुला था कि आज के इस स्त्री आज़ाद युग में पति का पत्नी पर अपना अधिकार साबित करना कोई अमानवीय काम नहीं, बल्कि उसके अखंड प्रेम का संकेत है। रितु सोचने लगी कि ना जाने उसकी कितनी सहेलियां अकेली घूमती फिरती हैं, अकेली ही पार्टियों में भी जाती हैं, परंतु सच तो ये है कि रितु को उन पर बड़ी दया आती है, क्योंकि अक्सर ही उन्हें किसी न किसी पुरुष के गलत व्यवहार का शिकार होना पड़ता है, जिससे उनको बचाने वाला वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन उसके साथ तो उल्टा ही है। किसी की टेढ़ी तो क्या सीधी नज़र भी उस पर पड़े
तो पति बर्दाश्त नहीं कर पाता, हमेशा ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए तो आज तक कभी किसी पार्टी में उसके साथ गलत व्यवहार करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। बुरे से बुरा व्यक्ति भी उसके सामने आकर इज्जत से हाथ जोड़कर उसे भाभी जी ही कहता है। फिर वह खुद भी तो किसी को ऐसे ओछा व्यवहार करने का मौका नहीं देती। परंतु उसकी मर्यादा का सजग प्रहरी तो नमन ही है ना, उसका अपना नमन, जो इन पार्टियों में हर समय साई की तरह उसके साथ रहता है। अक्सर उसके दोस्त हंसते भी हैं और कहते भी हैं, बीवी को कभी अकेला छोड़ता ही नहीं है। परंतु नमन उनके हंसने या मजाक बनाने की कतई परवाह नहीं करता। ये विचार मन में आते ही रितु को अपने नमन पर बहुत प्यार आया। उसकी इच्छा हो रही थी कि दौड़कर जाए और दूर खड़े नमन के गले में अपनी बाहें डाल दे और कहे, अब मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। मम्मी जी ने मेरी आंखों से नासमझी का पर्दा उठा दिया है। तुम्हारी नाराज़गी का भी सम्मान करूंगी, क्योंकि वह मेरा सुरक्षा कवच है। मेरे अब तक के व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दो। मन ही मन इन विचारों में घिरी रितु का चेहरा विश्वास की रोशनी से जगमगा रहा था। आंखों में मानो प्यार के दिए जल उठे थे। बड़ी बेसब्री से वह नमन के आने का इंतजार कर रही थी। रितु सोच रही थी कि कैसी अजीब बात है कि जब तक वह घटनाओं से खुद को जोड़े हुए थी, कुछ भी साफ देख समझ नहीं पा रही थी। परंतु जब घटनाओं से अलग होकर उसने खुद को तटस्थ किया तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया। उसके अपने ही दिल ने पल भर में सही गलत का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी।